Hello all, I'm Viraj from CAD Center. Welcome to CAD Center Online Training Day 4. So previously हमने देखा था कि व्हीकल डायनामिक्स में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें भी बहुत सारे इक्वेशंस अभी बाकी है बट ड्यू टू दिस हम टाइम लिमिट यहाँ पे हम उसको कवर अप नहीं कर सकते। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि व्हीकल के ऊपर कौन से रेजिस्टेंस आते हैं और उस रेजिस्टेंस से हमें वहाँ पे मोटर सिलेक्शन में कैसा हेल्प होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फाइनल आंसर कुछ अभी 30,000 न्यूटन आया था, तो उस टाइम पे अभी आपको 30,000 न्यूटन को इज इक्वल टू डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि 30,000 वैट आपको वहाँ पे एनर्जी चाहिए होगा और 30 किलोवाट का आपको मोटर वहाँ पे चाहिए होगा। तो ऐसे इक्वेशन से आप डायरेक्टली मोटर सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो आज का हमारा जो पॉइंट रहेगा ये बेसिकली मोटर के ऊपर ही रहेगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोपल्शन सिस्टम। वन बाय वन इसमें से हम हर एक टॉपिक देखते जाएंगे कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आता है और कौन से मोटर्स ईवी के लिए यूज किए जाते हैं, उनका सिलेक्शन या प्रोपल्शन सिस्टम किस बेसिस के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अगेन लास्ट चैप्टर में मैंने कुछ असाइनमेंट आपको दिए थे कुछ सॉल्यूशन करने के लिए, तो वो भी मुझे अगर आपने सबमिट नहीं किए होंगे तो आप उस लिंक के ऊपर जाके अपना वहाँ पे आंसर जो रहेगा वो अपलोड कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको देखते जाइए, आपको बहुत इजी रहेगा उसको देखने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट अवर टुडेज सेशन दैट इज ईवी प्रोपल्शन सिस्टम। तो वी स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईवी प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है। Okay, so we start with the basic introduction. So basically, the electric propulsion system is the heart of the electric vehicle and the hybrid electric vehicle. So this system consists of the major component like electric motor, power converter and electronic converter. Okay, तो कुछ हम डायग्राम से सीखेंगे अभी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैटरी चार्जर, देन वोल्टेज, हाई वोल्टेज बैटरी कन्वर्टर से सब कुछ दिया है। तो एग्जैक्टली प्रोपल्शन सिस्टम मतलब क्या होता है? तो प्रोपल्शन सिस्टम इज नथिंग बट दी इट इज अ मशीन दैट प्रोड्यूस दिस थ्रस्ट टू पुश एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। जैसे आप देख सकते हो कि एरोप्लेन होता है, तो वहां पे जैसे कि हमारे पास इंजन होते हैं, उससे हम थ्रस्ट जनरेट करके एरोप्लेन को मूव करते हैं। और इसमें आपको सबसे बेसिक एप्लीकेशन मिलेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली। तो सभी कार्स, जैसे अगर हमारे नॉर्मल कार्स देखेंगे तो हमारा जो वहाँ पे प्रोपल्शन सिस्टम होता है दैट इज और इंजन। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो यहाँ पे आपका आता है मोटर, पावर कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स, ये सब कुछ आपका प्रोपल्शन सिस्टम का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप इसे आप डायग्राम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बैटरी चार्जर, हाई वोल्टेज बैटरी, देन सम कन्वर्टर एंड मोटर यहाँ पे दिया है। तो एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का या इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है, इट इज जस्ट लाइक दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चार्जर मिलता है। वह चार्जर हमारे पास जो हाई वोल्टेज बैटरी होता है ईवी में, उसको हम चार्ज करते हैं। ये चार्ज होने के बाद यहाँ से आपको दो वे निकलते हुए दिखेंगे। सबसे फर्स्ट आपका ये जो हाई वोल्टेज बैटरी है, ये डीसी डीसी कन्वर्टर की तरफ जाता है। डीसी डीसी कन्वर्टर मतलब यहाँ पे ये स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है और इसको आप बक कन्वर्टर बोल सकते हो, जो कि आपके जो ऑक्सिलरी लोड्स होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे ये पावर सप्लाई करता है। बेसिकली अगर आप देखोगे हाई वोल्टेज बैटरी मतलब, नाउ यू कैन कंसिडर कि हमारे पास अगर कोई बैटरी पैक होता है जैसे कि 48 वोल्ट एंड 120 AH का अगर आपके पास बैटरी है, तो उस बैटरी से आप डायरेक्टली 5 वोल्ट के बल्ब को, जो आपके हेडलैम्प्स होते हैं, उसको आप डायरेक्टली पावर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्टली डीसी डीसी कन्वर्टर प्रोवाइड करते हो। तो ये डीसी डीसी जो बक कन्वर्टर्स होते हैं, इसका यूज होता है कि जो हाई वोल्टेज बैटरी है उसको एज रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सिलरी सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई करना। जिससे अगर आप देखोगे आपके वाइपर्स है, तो वाइपर्स 12 वोल्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप बैटरी से जो कुछ आपका करंट और जो वोल्टेज वहां पे सप्लाई हो रहा है उसको स्टेप डाउन करते हुए वहां पे 12 वोल्ट को सप्लाई किया जाएगा। सेम थिंग जैसे इंफोमेंट सिस्टम होता है, वहां पे अगर आप देखोगे तो ये 24 वोल्ट के ऊपर रन होता है। तो उस टाइम पे अगेन जो हाई वोल्टेज बैटरी है उसको स्टेप डाउन करते हुए 24 वोल्ट का जो सप्लाई आपको ऑक्सिलरी इंफोमेंट सिस्टम के लिए चाहिए, वहां पे वो सप्लाई किया जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट वे, जहां पे आप क्या करते हो, फ्रॉम द चार्जर बैटरी चार्ज करते हो और फ्रॉम द बैटरी यहाँ पे एनर्जी ड्रॉ किया जाता है। सेम थिंग यहाँ पे जो सेकेंड वे होता है, इट इज फॉर योर मोटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हाई वोल्टेज बैटरी से बाय डायरेक्शनल कन्वर्टर में यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। एंड फ्रॉम दैट बाय डायरेक्शनल कन्वर्टर यहाँ पे इन्वर्टर में सप्लाई दिया जाता है। ओके, यहाँ पे इन्वर्टर यूज करने के पीछे सिंपल रीजन है कि आपका जो बैटरी होता है इट इज अ डीसी पावर सोर्स।
डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अभी जैसे कि हमारे पास अगर कोई मोटर होता है, जैसे कि इंडक्शन मोटर जो एसी सप्लाई के ऊपर रन होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो डीसी सप्लाई रहेगा उसको कन्वर्ट करना है टू दी एसी। तो उस पर्पस के लिए यहाँ पे हम इन्वर्टर यूज करते हैं। ओके, सो वाया दिस इन्वर्टर हम मोटर को रन करेंगे और मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, एंड फ्रॉम दैट पावर सप्लाई मोटर जब रन होगा तो उसके बाद ये डायरेक्टली पावर हम व्हील्स के ऊपर ट्रांसफर करते हैं और टॉर्क को डायरेक्टली व्हील के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। सेम थिंग यहाँ पे आप देखोगे कि इट्स अ बाय डायरेक्शनल कन्वर्टर। तो अभी तो हमें एक डायरेक्शन पता चल गई कि जैसे बैटरी से आप इन्वर्टर वाया मोटर को यहाँ पे सप्लाई देते हो, वैसे ही जैसे रिजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब क्या होता है कि सिंपल, अभी आप जब व्हीकल को ब्रेकिंग कंडीशन में लेके आते हो तो उस टाइम पे ये पावर सप्लाई जैसे फ्रॉम द बैटरी टू द मोटर, ये पावर सप्लाई देने की जगह पे अभी ये व्हील जो रोटेट होंगे, उस व्हील रोटेटिंग जो व्हील रोटेट हो रहे हैं उससे जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लाइक दिस, कि अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर को करंट या पावर सप्लाई दोगे तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है मोटर। सेम वाइस वर्सा, अगर आप उसी मोटर को अगर मैकेनिकल पावर को प्रोवाइड करोगे तो उसको वो क्या करता है, एज अ जनरेटर वर्क करवाता है। तो सेम थिंग जब ये रिजनरेटिव कंडीशन में जाएगा उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिक मोटर या जो आपका जनरेटर जैसा काम करेगा, वो यहाँ पे अगेन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसको अगेन स्टोर करने के लिए यहाँ पे बाय डायरेक्शनल कन्वर्टर यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे कन्वर्टर की यूज करते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हमारे पास मोटर होता है 48 वोल्ट एंड 1000 वैट का, अगर हमारे पास या 5000 वैट का मोटर है, तो उस टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हाई वोल्टेज हमारा बैटरी रहेगा, 48 वोल्ट का बैटरी है, और वहां पे अगर ये या आपका 72 वोल्ट का बैटरी होता है, तो 72 वोल्ट का बैटरी हम डायरेक्टली मोटर को कनेक्ट नहीं कर सकते अगर मोटर आपका 48 वोल्ट का रेटेड रहेगा। तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे स्टेप डाउन किया जाएगा और उससे यहाँ पे मोटर को जो आपका रिक्वायर्ड 48 वोल्ट का सप्लाई वो दिया जाता है। बट इन रिजनरेटिव कंडीशन ऑल्सो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज जनरेट होता है वो भी 48 वोल्ट का ही होता है। तो यहाँ पे आप 48 वोल्ट से डायरेक्टली 72 वोल्ट का बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय डायरेक्शनल कन्वर्टर क्या करता है, इसको बूस्ट कंडीशन में लेके आता है या इसको स्टेप अप करता है, जिससे कि आप बैटरी में उस एनर्जी को स्टोर कर सको। सो दिस इज अ सिंपल वर्क फ्लो हियर जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोपल्शन सिस्टम में मिल जाएगा। एंड दिस आर द मेजर कंपोनेंट जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोपल्शन सिस्टम में होते हैं। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोपल्शन सिस्टम होता है इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट कंपोनेंट आपका आता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इट इज अ मशीन विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, वी कॉल इट द मोटर। एंड सेम थिंग इसके उल्टा ही आपका जनरेटर का डेफिनेशन होगा, इट इज कन्वर्टिंग। अगर जनरेटर का डेफिनेशन हम देखेंगे तो जनरेटर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि द मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको आप जनरेटर बोलते हो। नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज योर सेकंड कंपोनेंट, पावर कन्वर्टर्स। सो पावर कन्वर्टर्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सप्लाई मोटर विद अ प्रॉपर वोल्टेज एंड करंट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंडीशन, वहां पे आपको क्या करना होता है, अगर मोटर का स्पीड कम या ज्यादा करना है उस टाइम पे उसका जो पावर सप्लाई रहेगा, ये पावर सप्लाई आपको क्या करना पड़ता है, आप कम या ज्यादा करते हो। जैसे कि अगर आप वोल्टेज मेथड से यूज कर रहे हो तो कम वोल्टेज करेंगे तो आपका स्पीड वहां पे कम हो जाता है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो वहां पे आपका अगेन स्पीड जो आरपीएम होता है मोटर का वो आप बढ़ा सकते हो। सो दिस आर दी कंडीशन जब आप वहां पे पावर कन्वर्टर में परफॉर्म करते हो। And the electronic controller, basically electronic controller, it is a control the motor operation to produce the proper torque and current. Okay, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को आप सबसे बेस्ट HEV कंडीशन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, नहीं तो जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। वहां पे क्या होता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ द आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर, उससे आपका प्रोपल्शन सिस्टम रन होता है। तो उस टाइम पे मोटर से कितना टॉर्क जनरेट होना चाहिए, इंजन से कितना टॉर्क जनरेट होना चाहिए, ये सब कुछ स्टडी या ये सब कुछ कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स करते हैं। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे ये सिस्टम कुछ इस तरह से रन होता है। सबसे फर्स्ट आपका होता है एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज मतलब इट इज योर बैटरी पैक। फ्रॉम दैट बैटरी पैक वी आर प्रोवाइडिंग पावर टू योर पावर कन्वर्टर।
तो पावर कन्वर्टर क्या होता है, जैसे कि आपको स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, ये सब कुछ वर्क करने का काम यहाँ पे पावर कन्वर्टर करता है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन हियर, लाइक जैसे अगर आपका मोटर रहेगा तो मोटर को कितना पावर सप्लाई चाहिए, या इसमें अगर ऑक्सिलरी सिस्टम्स होते हैं लाइक इंफोमेंट सिस्टम, लाइट्स, पावर स्टेयरिंग, एचवीसी यूनिट्स, तो इनको कितना पावर सप्लाई देना है, ये सब कुछ यहाँ पे पावर कन्वर्टर वर्क करता है, पावर कन्वर्टर इसको कंट्रोल करता है। और पावर कन्वर्टर को जो इनपुट्स है ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से मिलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर हर एक सिस्टम से फीडबैक लेता है और उसके अकॉर्डिंगली पावर कंट्रोलर को सिग्नल्स भेजता है। यू कैन सी हियर कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स इलेक्ट्रिक कंट्रोलर बट एक्चुअली इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे फ्रॉम दी योर व्हील यहाँ पे फीडबैक आया है, फ्रॉम दी योर ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल जो होता है उधर से आपको फीडबैक आया है, इवन फ्रॉम दी मोटर ये फीडबैक ले लेता है, देन बैटरी से फीडबैक ले लेता है। तो इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर सभी इससे फीडबैक लेते हैं और कुछ अल्गोरिदम इसमें हम अपलोड कर सकते हैं। नाउ वी टेक द बेसिक एग्जांपल हियर, जैसे कि अगर आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि जो ट्रैक्शन मोटर या ट्रैक्शन का काम करता है व्हीकल स्टेबिलिटी के लिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन लाइक दिस, अगर अभी आपके पास कोई व्हीकल है, आपके पास एक कार है, कार रोड से जा रहा है, तो रोड से जाते वक्त यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर रोड के ऊपर आइस है, तो उस कंडीशन में वहां पे स्लीपरी कंडीशन है, अभी व्हील का जो वहां पे टॉर्क या व्हील का जो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता, और उसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि आपको वहां पे ट्रैक्शन नहीं मिल पाता है। तो ये कंडीशन को आप और थोड़े से अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। नाउ इमेजिन कि आपका जो व्हीकल है ये आईसी रोड से जा रहा है, लेकिन उसमें से जैसे कि आप देख सकते हो कि राइट हैंड के जो दो व्हील्स है, ये व्हील्स आपके रोड के ऊपर है, और जो लेफ्ट हैंड के दो व्हील्स है वो आपके रोड के डाउनवर्ड साइड में जहाँ पे ग्राउंड है और वहां पे मिट्टी है, ऐसे कंडीशन में। तो अभी आप सोच सकते हो कि अगर आप व्हीकल को वहां पे एक्सेलरेट करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो व्हील आईसी रोड के ऊपर है वहां पे वो स्लिप होगा, और जो दूसरा जो मिट्टी में है या जो रोड के साइड में नीचे गया हुआ है वहां पे आपको अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, और ये केस में व्हीकल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स होते हैं ये चेक करते हैं, हर एक व्हील का स्पीड चेक किया जाएगा कि कौन सा व्हील ज्यादा स्लिप हो रहा है। जैसे मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड का व्हील अगर आपका रोड के ऊपर है, आइस रोड के ऊपर रहेगा, तो उस टाइम पे ये जैसे 1 मीटर अगर आपको आगे जाना है तो ये 3 टाइम रोटेट हो रहा है। बट जो आपका रोड के नीचे का व्हील है ये सिर्फ आपका 1 टाइम और 2 टाइम ही रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से व्हीकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे हो सकता है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो राइट हैंड व्हील रहेगा उसको ब्रेकिंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि दोनों व्हील अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो तो उस कंडीशन में ये सेम रोटेट हो। तो दिस इज अ सिंपल कंडीशन हियर कि ये सब कुछ आपका अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर में हो जाता है। सो दिस इज अ सिंपल सिस्टम जो आपको यहाँ पे दिखेगा, जहां से आप इलेक्ट्रिक आपको जो एनर्जी है वो यहाँ पे बैटरी में स्टोर करते हैं और वाया बैटरी इधर सप्लाई किया जाता है। फ्रॉम दैट उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स काम करते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं कि कितना पावर आपको मोटर के ऊपर ट्रांसफर करना है, और अकॉर्डिंग टू मोटर वहां पे कितना डिफरेंशियल तक जा रहा है, ये सब कुछ मेजर किया जाता है वाया सेंसर्स। एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर कन्वर्टर का भी यहाँ पे फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स लेते हैं कि एग्जैक्टली वो वर्क कर रहा है या नहीं, ये आप देख सकते हो। एरर फ्री रनिंग के लिए यहाँ पे दोनों तरफ फीडबैक दिया जाता है। सेम थिंग अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो इनपुट्स होते हैं दैट इज और मैनुअल इनपुट, जैसे मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो उस टाइम पे कितना पावर ट्रांसफर होना चाहिए ये भी डिसाइड करने का काम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स ही करते हैं। तो दिस इज योर सिंपल थिंग कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन होता है दैट इज वाया इलेक्ट्रिक मोटर, पावर कन्वर्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स। तो दिस आर द मेन कंपोनेंट जो आपके प्रोपल्शन सिस्टम में आपको मिल जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, टोपोलॉजी, अगेन जो मोटर से उसका कैड एंड अदर टाइप्स आपने यहाँ पे देखा है। तो बाद में हम इसको डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। सो वी स्टार्ट विद द अगेन नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी आपका ये टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्वायरमेंट, मतलब जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको बनाना है तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट आता है दैट इज योर हाई टॉर्क डेंसिटी, हाई पावर डेंसिटी। ओके, सो नाउ वी टेक द सिंपल कंडीशन हियर, जो आपका बीईवी होता है दैट इज अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहां पे आपका जो मोटर है उसका टॉर्क डेंसिटी हाई होना चाहिए। क्यों?
जब आपका व्हीकल स्टार्टिंग से मूव होने लगेगा तो स्टार्टिंग कंडीशन में आपको वहां पे बहुत ज्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, नाउ आई एम कंसिडरिंग विदाउट अ गियर बॉक्स कंडीशन, जैसे आपका इन व्हील मोटर अगर होता है तो उस कंडीशन में उसका हाई टॉर्क डेंसिटी रिक्वायर्ड है। देन हाई पावर डेंसिटी, पावर मतलब आफ्टर दैट आपको वहां पे पावर डेंसिटी भी हाई होना चाहिए, बिकॉज व्हीकल को एक स्पीड लिमिट तक आपको लेके जाना है और एक स्पीड तक एक्सेलरेट करना है, तो उस टाइम पे आपको वो पावर डेंसिटी वहां पे रिक्वायर्ड रहेगा। देन नेक्स्ट आपका आता है दैट इज योर वाइड स्पीड रेंज। ओके, तो स्पीड रेंज क्या होता है? स्पीड रेंज इज नथिंग बट दी, अभी ये जो स्पीड है इट इज नॉट अ व्हीकल स्पीड, इट इज योर आरपीएम, और ये आपका मोटर का आरपीएम होता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके पास लो से लो आरपीएम, या आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में आप जैसे व्हीकल को स्टार्ट करोगे उस टाइम पे व्हीकल डायरेक्टली, आपका जो मोटर है डायरेक्टली 1000 या 10,000 आरपीएम तक रन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आपको जो आरपीएम है वो कम रखना है, और उस कंडीशन में आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है। सेम थिंग जब आपका हाई स्पीड के ऊपर चला जाएगा, दैट इज और हाई आरपीएम के ऊपर मोटर चला जाएगा, तो उस टाइम पे आपका टॉर्क रिक्वायरमेंट कम होता है एंड स्पीड रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो ये जो स्पीड रेंज होता है, मतलब आपका मोटर जो रहेगा ये रनिंग कंडीशन में मिनिमम स्पीड और मिनिमम आरपीएम के साथ मैक्सिमम आरपीएम तक आप इसको लेके जाने के लिए आना चाहिए। ओके, अगेन यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। जैसे अगर आपके पास मोटर है और मोटर को आपने डिस्क्राइब किया कुछ इस तरह से कि 24 वोल्ट 250 वैट का अगर आपके पास मोटर है जो कि हम बाइसिकल के लिए यूज करते हैं, और उसको मैं डायरेक्टली बैटरी पैक लगा देता हूँ, बैटरी पैक इन द सेंस ऑफ वहां पे डायरेक्टली बैटरीज कनेक्ट कर देता हूँ, तो वो क्या होता है उसके मैक्सिमम आरपीएम के ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। बट अभी आप सोचो कि ऐसा मोटर अगर आपके बाइसिकल में लगा है जो कि जैसे आप एक बटन को ऑन करोगे वो मैक्सिमम पावर देना स्टार्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो बाइसिकल है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में ही अगर 3000 आरपीएम के साथ या उसके अकॉर्डिंगली जो हमने रिडक्शन किया उसके साथ अगर स्पीड मिल जाएगा तो व्हीकल स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। आपको स्टार्टिंग में लो वहां पे स्पीड होना चाहिए एंड बाद में ये अगेन हाई स्पीड के ऊपर जाना चाहिए। तो दिस इज अ कंडीशन कि यहाँ पे आपको जो वाइड जो स्पीड रेंज होता है ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, लो से लो आरपीएम से लेके हाई आरपीएम तक आपका मोटर रन होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका आता है दैट इज covering low speed creeping and the high speed cruising. Okay, so now you can consider the road conditions here, कि जैसे अगर आप किसी खराब रोड के ऊपर चल रहे हो तो उस टाइम पे मुझे व्हीकल को एक लिमिटेड स्पीड या 10-15 के स्पीड के ऊपर चलाने के लिए आना चाहिए, और वैसे ही अगर मैं किसी हाईवे के ऊपर रन कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मेरे व्हीकल को वहां पे अगेन जो 100 140 130 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड के ऊपर क्रूजिंग भी करने को आना चाहिए। सो ये मेन कंडीशन रहेगा और ये रिक्वायरमेंट रहेगा, ये आपको व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये चीज होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इज योर हाई एफिशिएंसी और टॉर्क एंड स्पीड रेंज। ओके, अभी आप इस कंडीशन को कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाई एफिशिएंसी इन द सेंस ऑफ कि आप देख सकते हो कि लार्ज जो मोटर होता है बेसिकली उसमें अगर आप ग्राफिकल कंडीशन में देखोगे तो मोटर का कंडीशन कुछ आपको इस तरह से मिलेगा कि स्टार्टिंग में आपको हाई टॉर्क कंडीशन होता है और बाद में आपका हाई स्पीड कंडीशन होता है। जब हाई टॉर्क कंडीशन है उस टाइम पे आपका जो स्पीड होता है वो लो होना चाहिए, और जब हाई स्पीड होगा तो उस टाइम पे टॉर्क लो होना चाहिए। तो ये इन्वर्सली होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। तो ये आपको मेनली यहाँ पे इफिशिएंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत कम स्पीड पे चला रहे हो और बहुत ज्यादा टॉर्क वहां पे जनरेट हो रहा है, या आप बहुत स्पीड पे चला रहे हो और टॉर्क जनरेट ही नहीं हो रहा है। सो ये कंडीशन इफिशियंटली होनी चाहिए कि आपका एक रेंज में वहां पे जो टॉर्क रहेगा वो प्रोड्यूस होना चाहिए एज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो ये मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। देन लो अकॉस्टिक नॉइज, नो डाउट अगर आप देखोगे तो आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें नॉइजेस बहुत कम होते हैं, नॉइजेस कम होते हैं इन द सेंस ऑफ कि जैसे अगर आप देखोगे हमारे पास आईसी इंजन है या डीजल इंजन है, मेनली अगर डीजल कंडीशन को देखा जाए तो डीजल में नॉइज बहुत हाई होता है, और इससे आप जो अनकंफर्टनेस आता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि नॉर्मली अगर आपका जो बाइक्स वगैरह थी पहले टू स्ट्रोक बाइक्स जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करता था वो, तो उसकी वजह से जो साउंड पोल्यूशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे अकॉस्टिक नॉइज आपका कम होना चाहिए। एंड अगेन एक और चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बाय डिफॉल्ट ये बहुत कम ही होता है, आपको इसमें ज्यादा वर्कआउट करने का जरूरत नहीं है।
बेसिकली अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूविंग कंपोनेंट बहुत कम है, मतलब जैसे हमारे पास इंजन में देखोगे सो देयर इज अ लॉट ऑफ मूविंग कंपोनेंट्स एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप आईसी इंजन को अगर कंपेयर करोगे ईवी के साथ, तो ईवी में जो नॉइज होता है वो बाय डिफॉल्ट कम ही होता है, बिकॉज मोटर है, मोटर का जो साउंड है इट्स अ वेरी लेस एंड स्मूथ ऑपरेशंस होते हैं वहां पे। तो इसका जो अकॉस्टिक नॉइज है वो भी कम होना चाहिए, ज्यादा नॉइज नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज योर रीजनेबल कॉस्ट। ओके, रीजनेबल कॉस्ट इन द सेंस ऑफ, अभी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें मैंने जो पहले आपको बोला था कि मेनली इसका जो कॉस्ट है बैटरी के ऊपर जाता है। जैसे अगर 10 लाख रुपीज का कार है तो 6 लाख रुपीज का बैटरी पैक ही इसमें बैठता है, और ओनली दी 4 लाख रुपीज के आपके जो बाकी कंपोनेंट्स है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसको आपको और कम करने के लिए ट्राई करना है, बिकॉज अगर आप देखोगे एज अ फर्स्ट टाइम कार बायर्स, तो इनिशियली अगर आपको पता नहीं है कि कितना वहां पे कॉस्ट जाने वाला है या आपका बजट कितना है, उस बजट में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो कोई भी उसको बाय नहीं करेगा। और यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, जैसे अगर मुझे कोई टाटा नेक्सॉन कार है, टाटा नेक्सॉन कार अगर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको 20 लैक्स में दिया जाएगा, एंड अगर नॉर्मल अगर आप आईसी इंजन के साथ लोगे तो इट्स इन 11 और 12 लैक्स। तो ऑब्वियस पीपल वी गो विद द आईसी इंजन व्हीकल, वो ईवी के लिए नहीं जाएंगे। तो इस कंडीशन को आपको ओवरकम करने के लिए उसका कॉस्ट भी वहां पे रिजनेबल रखना पड़ेगा, और कॉस्ट को भी लिमिटेशन कंसिडर करते हुए यहाँ पे उसको क्रिएट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आपका आता है हाई रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस। तो इसको आप इजी समझ सकते हो, जैसे कि अभी मारुति 800 है, तो उसमें आपको हाई रिलायबिलिटी मिलता है, रोबस्टनेस मिलता है। मतलब क्या कि जैसे अगर आप मारुति 800, ये कार सबसे ज्यादा सक्सेस होने के पीछे ये रीजन है कि उसके स्पेयर पार्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते थे। सेकेंडरी, अगर आप किसी रूरल एरिया में भी जाते हो और वहां पे आपके मारुति 800 में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वहां का भी मैकेनिक उसको इजीली रिपेयर कर सकता है। तो दिस इज अ मेन रीजन कि वहां पे इंडिया में मारुति 800 सक्सेस हुआ। टेक्निकली देखा जाए तो उसमें कोई सेफ्टी नहीं है मारुति 800 में, या ना कि बहुत ज्यादा पावर है, सिर्फ अच्छा एवरेज है, स्पेस भी अच्छा नहीं है, तो भी ये कार चल रहा था। उसके पीछे रीजन ही ये है कि आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट था, या मेंटेनेंस करने के लिए इसका अवेलेबिलिटी कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। सेम थिंग, इसको आप कुछ इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे अगर आप कोई इक्विपमेंट या कोई प्रोडक्ट लाते हो आउट ऑफ इंडिया से, इंडिया में लाने के बाद वो प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया में, जैसे अगर आपको 10,000 में मिल रहा है और इंडिया में उसका कॉस्ट अगर 25,000 है, तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया से उस प्रोडक्ट को लाओगे और उसमें से अगर एक स्क्रू भी खराब हो जाता है यार, उसका थ्रेड खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पे प्रॉब्लम पता चलेगा कि इंडिया में कहीं पर भी उस प्रोडक्ट के बारे में जो स्पेयर पार्ट्स है वो आपको नहीं मिलते हैं। और यही मेन रीजन होता है कि मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट हम बाहर से लाते हैं उसका वहां पे रिलायबिलिटी नहीं होता है, रोबस्टनेस नहीं होता है, और उसके वजह से उसको फेल होने के पीछे यही रीजन होता है। अगेन आप इसको भी ले सकते हो कि ऑटोमोबाइल कंडीशन में, जैसे अगर कोई कार है जो आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है लेकिन उसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, मेनली ये निसान के कार के साथ बहुत होता है। निसान के कार्स अगर आप देखोगे तो उसके स्पेयर पार्ट जल्दी अवेलेबल नहीं होते, और उसमें आपको रिपेयर करने के लिए जो स्पेशलिस्ट है, तो बेसिकली 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 आपको उसको शोरूम में ही लेके जाना पड़ता है अगर उसमें कुछ रिपेयरिंग करना रहेगा तो। और उधर भी वेटिंग पीरियड होता है 10 डेज 15 डेज का। तो ये मेन रीजन है कि लोग निसान के लिए नहीं जाते, मोस्ट ऑफ पीपल गो फॉर द मारुति और टाटा, कि जिससे कि उसके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो। सो दिस आर द मेन रीजन कि आपको जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना होगा तो ये सब कुछ कंसिडरेशन आपको करने होते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाओगे तो आपका व्हीकल सक्सेस हो सकता है। ओके, तो अगेन हम अभी नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज अवर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो मोटर्स होते हैं उसके लिए देखेंगे, तो उसके दो टाइप्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। फर्स्ट आपका होता है कम्यूटेटर और दूसरा होता है कम्यूटेटर लेस। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर लेस क्या होता है। तो वी स्टार्ट विद दिस डिफरेंस। ओके, बेसिकली कम्यूटेटर मतलब जो आपका आर्मेचर के लिए जो करंट चाहिए होता है वो फीड करने का काम ये कम्यूटेटर करता है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो ब्रशेस लगे हैं, वाया दिस ब्रशेस वी आर सप्लाइंग करंट टू योर सिंपल आर्मेचर कॉइल्स। तो ये जो रोटेटिंग पार्ट होता है दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर मोटर मतलब जितने भी डीसी मोटर्स हैं, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो डीसी मोटर्स के लिए कम्यूटेटर रिक्वायर्ड होता है। तो डीसी मोटर्स दैट इज नथिंग बट योर कम्यूटेटर मोटर। और जो एसी मोटर्स होते हैं जिसमें कम्यूटेटर नहीं होता है वी कॉल इट द कम्यूटेटर
लेस मोटर्स। तो इसमें विदाउट प्रेजेंस ऑफ द कम्यूटेटर एंड ब्रशेस द मोटर विल एक्सेप्ट द फीड करंट वाया द सर्किट और थ्रू द सर्किट। तो मेनली ये डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। कम्यूटेटर मतलब क्या होता है कि टू फीड द करंट इनटू द आर्मेचर कॉइल्स वी यूज दिस डिवाइस हियर, और ये जो आपका रोटेटिंग पार्ट होता है जो ब्रशेस और स्प्रिंग के साथ वहां पे कनेक्टेड पावर सप्लाई देता है, फीड करंट करता है आर्मेचर के लिए, उसको आप कम्यूटेटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो कम्यूटेटर लेस होता है दैट इज नथिंग बट जो एसी मोटर्स होते हैं बेसिकली दिस ऑल दी कम्यूटेटर लेस मोटर। और उसके अगर टाइप्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बेसिकली अगर आप देखते हो जो कम्यूटेटर में है दिस आर दी ऑल डीसी मोटर जो सेल्फ एक्साइटेड एंड सेपरेटली एक्साइटेड, ये दो टाइप सब टाइप में आ जाएंगी, जिसमें सीरीज शंट फील्ड एंड पीएम परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड। तो ऐसे आपके मोटर्स यहाँ पे कम्यूटेटर में मिल जाएंगे। कम्यूटेटर लेस में यहाँ पे आपका आता है परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सिर्फ कम्यूटेटर मतलब डीसी है, कुछ टाइप्स भी आपको कम्यूटेटर लेस में मिल जाएंगे। देन इंडक्शन मोटर। ओके, इंडक्शन ये सबसे बेस्ट मोटर है फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। इवन टेस्ला ऑल्सो यूजिंग द इंडक्शन मोटर ओनली। उसमें जो दो टाइप्स आते हैं दैट इज अ वुंड रोटर एंड स्क्विरल केज। इसमें भी जो स्क्विरल केज टाइप होता है ये वाइडली यूज होता है, और इस टाइप की वजह से मेनली इंडक्शन मोटर मतलब स्क्विरल केज को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। देन स्विच रिलक्टेंट मोटर। स्विच रिलक्टेंट मतलब आगे ये सभी हम देखने वाले बेसिकली वन बाय वन। द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस में अगेन आपका यहाँ पे वुंड रोटर आता है, पीएम रोटर आता है, रिलक्टेंस मोटर आते हैं, एंड द लास्ट इज योर परमानेंट मैग्नेट hybrid motors. So these are the main types of electric motors, that is a commutator and commutator less. तो वन बाय वन हम इसको देखते जाएंगे। तो उससे पहले सबसे बेसिक हम देख लेंगे कि जो डीसी मोटर है वो किस तरह से वर्क करता है। ओके Okay, so basically DC motor is nothing but the from the direct current mechanical movement is produced. It is a call as a DC machines or DC motor. Basically, in a DC motor, the current flow, magnetic lines, and electromotive force is a mutually perpendicular to each other. अभी इसमें अगर हम फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला आता है दैट इज अ फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू द आर्मेचर करंट मैग्नीट्यूड इनटू द लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ आर्मेचर कॉइल। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक सिंपल वीडियो दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप डीसी मोटर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। Find DC motors in many portable home appliances, automobiles, and types of industrial equipment. In this video, we will logically understand the operation and construction of a commercial DC motor. Let's first start with the simplest DC motor possible. It looks like this. The stator provides a constant magnetic field, and the armature, which is the rotating part, is a simple coil. The armature is connected to a DC power source through a pair of commutator rings. When the current flows through the coil, an electromagnetic force is induced on it according to the Lorentz law, so the coil will start to rotate. You will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil, the electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow towards. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion, so the coil will continue rotating. But if you observe the torque action on the coil closely, you will notice that when the coil is nearly perpendicular to the magnetic flux, the torque action nears zero. As a result, there will be irregular motion of the rotor if you run such a DC motor. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप कम्यूटेटर बोलते हो। कम्यूटेटर मतलब क्या होता है, जो आपका आर्मेचर कॉइल है उसको जो फीड है, आपको जो करंट उसको सप्लाई करना है, ये सप्लाई करने का काम यहाँ पे वाया दिस कम्यूटेटर होता है। इसलिए हम डीसी को कम्यूटेटर मोटर्स बोलते हैं कि वाया हमें जो
कम्यूटेटर है उससे ही हमें यहाँ पे सप्लाई देना होता है। और ये जो आप मोटर देख रहे हो, बेसिकली दिस इज अ कंस्ट्रक्शन जो आप बचपन में छोटे छोटे कार्स वगैरह खेलते रहेंगे, और उस टाइम पे अगर आप उस कार में जो मोटर होता है अगर वो निकालेंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन सेम ऐसे ही रहेगा। अगर आपके पास सेम मोटर्स अभी तक है तो आप उसको चाहिए तो एक बार ओपन करके देख सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि साइड में दो मैग्नेट्स आपको दिखेंगे, बीच में कॉइल दिखेगी और बीच में एक कम्यूटेटर मिलेगा। और वहां पे ब्रशेस यूज नहीं होते, वहां पे सिंपल क्या किया जाता है कि वहां पे एक जो कॉपर के छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं उसको ऐसा कुछ जैसे आप एखादा क्लैंप देखते हो वैसे क्लैंप कंडीशन में उस कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, और उसका एकदम सिंपल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इवन अगर आप यूट्यूब के ऊपर कुछ सर्च करोगे कि हाउ टू क्रिएट अ बेसिक डीसी मोटर, तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये वर्कआउट कैसे होता है, और वो सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपको मोटर को अंडरस्टैंड करना है तो। ओके, सो नाउ कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो। Here is the trick to overcoming this problem. Add one more loop to the rotor, with a separate commutator pair for it. In this arrangement, when the first loop is in the vertical position, the second loop will be connected to the power source. So a motive force is always present in the system. Moreover, the more such loops, the smoother will be the motor rotation. In a practical motor, the armature loops are fitted inside slots of highly permeable steel layers. This will enhance magnetic flux interaction. Spring-loaded commutator brushes help to maintain contact with the power source. A permanent magnet stator pole is used only for very small DC motors. Most often, an electromagnet is used. The field coil of the electromagnet is powered from the same DC source. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जस्ट फील्ड कॉइल से यहाँ पे यूज किए जाते हैं इंस्टेंट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। बेसिकली अगर आप देखोगे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप एक पेंसिल लेते हो और पेंसिल के ऊपर अगर आपके घर में छोटा सा कोई कॉपर का कॉइल होता है और उसको उसके ऊपर आप क्या करते हो, वाइंड करते हो। उसके ऊपर आप जैसे उसको रोल की तरह पूरी तरह से अगर बांध दोगे, और उसके बाद उसके एक टर्मिनल को अगर आप छोटे से 5 वोल्ट का अगर बैटरी सेल आपके पास होता है, इवन द डबल ए सेल भी अगर आपके पास है, तो वहां पे अगर हम उसके दो जो आपके एंड्स होते हैं कॉपर कॉइल्स के, उसमें अगर आप बैटरी लगा दो तो वो भी एज एक मैग्नेट जैसा वर्क करेगा। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ इसका डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा होता है, जिससे कि यहाँ पे पॉजिटिव और नॉर्थ और साउथ पोल आपको यहाँ पे मिल जाए और यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो सके। तो दिस इज अ बेसिक कंडीशन जो आपको यहाँ पे डीसी मोटर में मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज अ सिंपल डीसी मोटर वर्किंग कंडीशन। तो जैसे हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है, सो वी हैव दिस इक्वेशन हियर दैट इज बी इंटू आई इंटू एल। देन उसके बाद अगर आपको क्या करना है, वहां पे टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला आता है दैट इज एफ इंटू दी डी। एफ जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था फोर्स जो हमारा यहाँ पे कॉइल में जनरेट होने वाला है, डी दैट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द आर्मेचर कॉइल। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो यहाँ पे जो डायमीटर होता है इसका, ये डायमीटर अगेन इनटू द आर्मेचर कॉइल पोजीशन। सो हमने देखा था कि जो वीडियो में जब वो 90 डिग्री पे जाता है तो उस टाइम पे वहां पे कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होता है। सो दैट इज अ सिंपल कंडीशन हियर, cos 90 0 0। तो cos 90 0 मतलब क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आपका जीरो बन जाएगा। तो ये कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वी आर यूजिंग द मल्टीपल कॉइल्स हियर। सो दिस इज अ सिंपल टॉर्क फॉर्मूला हियर दैट इज एफ इंटू डी इंटू कॉस अल्फा और कॉस थीटा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाता है कि कितना टॉर्क उस मोटर में से आप जनरेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसके कुछ टाइप्स भी आपको मिल जाएंगे, ये टाइप्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इसको बता के रखता हूँ। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर होता है, दिस इज अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी, सीरीज डीसी, शंट डीसी, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ये आपके डीसी मोटर्स के मेनली टाइप्स होते हैं, और इसमें से कुछ टाइप्स हम यूज भी करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सो अभी के लिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, जिसमें आपका आज जो था दैट इज जो फर्स्ट पार्ट जो है प्रोपल्शन सिस्टम का, ये फिनिश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये मोटर्स
किस तरह से हर एक का ऑपरेशन होता है। देन जो एसी मोटर्स रहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में दिखे जाते हैं, इंडक्शन मोटर्स, वो हम एग्जैक्टली उसका वर्किंग देखेंगे, उसके भी कुछ फॉर्मूलाज है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ये सब कुछ करने के पीछे रीजन सिर्फ यही है कि अभी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्स है, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको सिर्फ वहां पे थ्योरेटिकल पार्ट अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ये आपको इमेजिन करना होगा, अगर मैं डीसी मोटर वहां पे यूज कर रहा हूँ, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपका उधर कंटिन्यूस, जैसे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे टॉर्क जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी उसमें अगर आपका आर्मेचर कॉइल में वहां पे किधर बर्न हो जाता है, आपका जो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कम्यूटेटर में एक स्लॉट एक आधा बर्न हो जाएगा, तो उस टाइम पे एक आधे कॉइल को प्रॉपर वहां पे करंट प्रोवाइड नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से आपको वहां पे जो ऑपरेशंस होते हैं ये स्मूथ ऑपरेशन नहीं मिल पाते। तो ये कंडीशंस आपको इमेजिन करने के लिए आना चाहिए। बिकॉज जैसे हम इंजन में देखते हैं कि इंजन में अगर आपका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रेस हो रहा है, तो आपको पता होता है कि आइडलिंग जो रहेगा उसका मे बी वो आपने बढ़ा के रखा होगा, ओवर द टाइम ये बढ़ गया होगा, उसकी वजह से होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये चीज आपको देखनी है। और ये जो कोर्स है, इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिससे कि आपको मोटर बनाना नहीं है, आपको मोटर का इन्वेंशन नहीं करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, किस तरह से मोटर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये जो मेन काम रहेगा ये हमारा रहेगा। बिकॉज हमें एक बार, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, दे आर क्रिएटिंग द मोटर, डिजाइनिंग द मोटर्स, और फिर हमारे जो कंडीशन है, जो हमने व्हीकल डायनामिक्स में देखे थे और जो हमने अभी सिलेक्शन प्रोपल्शन सिस्टम में देखे थे, तो उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कौन सा मोटर सबसे बेस्ट है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो देखो, इस स्टडी को भी आपको कुछ इस तरह से लेना है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली मोटर को डिजाइन नहीं कर रहे हो, वी आर सिलेक्टिंग द मोटर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। देन ये जो कोर्स है, ये ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिजाइन करने के लिए या आपको पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना इसलिए यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कोर्स अपार्ट फ्रॉम दी ऑल, मतलब यहाँ पे आफ्टर दिस कोर्स यू कैन वर्क विद द असेंबली के लिए भी आप वर्क कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के, और आप वर्क कर सकते हो इवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इवन आप वर्क कर सकते हो जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। बिकॉज अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया में इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, और अकॉर्डिंग टू दैट इसका जो वर्क फोर्स है और जो मैन पावर इसमें रिक्वायर्ड है वो अभी के लिए बहुत कम है। इवन इंडस्ट्री क्या कर रहा है, इंडस्ट्री खुद के जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग दे के फिर उसके लिए यूज कर रहा है। अगर इंडस्ट्री को ऑलरेडी ट्रेन एम्प्लॉयज मिलेंगे तो वो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये कोर्स आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप ईवी के लिए जाते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई कंपनी में जाते हो, तो वहां पे आपको हेल्प करने वाला है। और बेसिकली दिस इज ओनली 10 डेज कोर्स। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोर्स कैड सेंटर में अवेलेबल है, तो उसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स होता है, जिसमें ये जो हम मोटर्स या प्रोपल्शन सिस्टम, व्हीकल डायनामिक्स, ये जो देख रहे हैं, ये एक एक पार्ट आपका एक एक डोमेन रहने वाला है। तो इट्स अ फर्दर स्टडी के लिए आप उसको प्रेफर कर सकते हो, नो डाउट। उसमें कैसे सिलेक्शन करना है कैट सेंटर का ये भी मैं बताऊंगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो जैसे ऑल ओवर इंडिया में देर इज अ मोर देन 1000 कैट सेंटर, बट उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टाफ होता है, जो आपको ट्रेनिंग देने वाला है, सिलेबस सभी जगह पे सेम है, बट जो ट्रेनिंग देने वाला स्टाफ है, बिकॉज ऑफ इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, वो भी न्यूली ट्रेन होता है। ओके, और वहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएगा या नहीं। बेसिकली जो कैड सेंटर के एम्प्लॉयज है, मैं कभी इनको मतलब पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट अगर आप पे कर रहे हो तो वहां पे आपका दैट इज योर सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको चेक करना है कि जो डिलीवर करने वाला स्टाफ है वो किस तरह से उसको डिलीवर कर रहा है, उसका इस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि उस कैड सेंटर में ज्वाइन होना है नहीं होना है। बेसिकली ना कैड सेंटर वागोली, वी आर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स, एंड देन अभी कैड सेंटर ने इसको लॉन्च किया है। सो इवन इसमें जो डोमेन्स आते हैं, तो टोटली 12 डोमेन्स इसमें अभी तक कैड सेंटर ने लॉन्च किए, जिसमें कि सिर्फ 4 to 5 डोमेन्स अभी हम ले रहे हैं, बिकॉज उसमें ही हमें अभी एक्सपर्टी है। और अगर आप पूरे 12 के 12 डोमेन के लिए जाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरे 12 डोमेन्स उसमें सीख सको, बिकॉज आपको आगे जाके किसी पर्टिकुलर एक ही डोमेन में वर्क करना है। तो सबसे पहले अगर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सबसे बेस्ट पॉइंट है सीखने के लिए, बिकॉज इसमें कंपटीशन बहुत कम है। अभी अगर आप देखोगे कि जैसे कटिया सॉफ्टवेयर है, एनएक्स सॉफ्टवेयर है, सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है, तो एवरीवन नोज द एवरीथिंग। इवन ऑन यूट्यूब यू कैन लर्न द वेरी गुड सॉफ्टवेयर, जैसे कटिया वगैरह सॉफ्टवेयर।
बट अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में देखोगे, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा जब आप क्लास में जाओगे आपकी इंजीनियरिंग क्लास में, और उधर अगर आप पूछोगे कितने स्टूडेंट्स को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता है, कितने स्टूडेंट को कटिया सॉफ्टवेयर आता है, तो ऑलमोस्ट जो 40 to 80% स्टूडेंट नोज द सॉफ्टवेयर। अगर आप पूछोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कितने स्टूडेंट को पता है, सो ओनली 1 or 2% पीपल्स आर देयर। तो यहाँ पे कंपटीशन भी कम रहेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसमें ज्यादा आ सकती है। तो ये मैंने आपका यहाँ पे एडवांटेज होता है। और इन फ्यूचर आफ्टर दी 1 or 2 ईयर यहाँ पे नो डाउट कि ये ईवी का मार्केट आगे इंडिया में चलने वाला है, आने वाला है। और इवन फॉर द स्मॉल बिजनेसेस आल्सो, जैसे मैकेनिकल स्टूडेंट इजीली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है, बट बिकॉज ऑफ दिस ईवी जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ पे बहुत जल्दी डेवलप होंगे। देख सकते हो आप, जैसे अहमदाबाद है गुजरात में, वहां पे अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग दी स्मॉल इलेक्ट्रिक ई रिक्शास, दे आर मैन्युफैक्चरिंग दी ई बाइक्स, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 25,000 तक होता है। और उसमें इनिशियली आपको जो आपका जो पैसे डालना होता है वो भी बहुत कम है। स्टार्टिंग में यू कैन प्रोड्यूस दी 1 or 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है वहां पे आप अगेन हायर प्रोडक्शन के लिए जा सकते हो। इवन आप मैंने जब विजिट किया था अहमदाबाद में, तो वहां पे जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं उनका ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीज जाता है। इतना ज्यादा वहां पे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है। इवन इन पुणे, मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसे मैन्युफैक्चरर बहुत कम है। और इवन आप बोलोगे आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, बिकॉज आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो सभी एड्रेसेस आपको अहमदाबाद या मुंबई लोकेशन में स्पेयर पार्ट्स के लिए मिलेंगे। बट कोई भी पर्टिकुलरली पूरे ई बाइक्स और ई व्हीकल को मैन्युफैक्चर करके नहीं दे रहा है, डीलर्स है। दे आर सेलिंग द व्हीकल्स, मतलब अहमदाबाद या दूसरे सिटी से लाके वो सेल कर रहे हैं, बट नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ऑब्वियस उसका कॉस्ट बहुत कम होता है, और उसमें जो आपका प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत हाई होता है। तो ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए भी है जो बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस कोर्स यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बिकॉज ये चीज सबसे पहले हमारे मैकेनिकल में थी कि इजीली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग का जो फंडिंग होता है वो बहुत हाई होता है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल उन सभी लोगों के लिए, इवन दो वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं, दे कैन इजीली स्टार्ट देयर स्टार्टअप बिजनेस विद दिस। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल जो हमारा बैटरी टेक्नोलॉजी, सॉरी, जो मोटर रहेगा वो मोटर्स के बारे में और डिटेलिंग में हम देखेंगे। इंडक्शन मोटर्स और उसके कंट्रोलर्स जो होते हैं वो हम कल देखेंगे। सो अभी के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड अपग्रेड योर स्किल्स। थैंक यू। आई एम अगेन विराज फ्रॉम कैड सेंटर। गुड बाय।